धर्म और वैवाहिक जीवन अलग नहीं है। संन्यास लेना जीवन का परित्याग करना नहीं है। असली भावना सिर्फ अपने लिए काम करने की बजाय देश को अपना परिवार बना मिलजुल कर काम करना है। इसके बाद का कदम मानवता की सेवा करना है और अगला कदम ईश्वर की सेवा करना है। बाल गंगाधर तिलक के समांतर विद्वान और इनसे भी अधिक उच्च कोटि के विद्वान हुए, पर महान लोकमान भारत के सपूत व महारथी सिद्ध हुए। इस महान पुरुष ने हजारों हजार देशभक्त पैदा किए और लाखों करोड़ों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहे। राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति सांस्कृतिक संपत्ति ही है, जो हमारी धरोहर है, जिससे राष्ट्र सांस लेता है और जीवित रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आत्मनिर्भर इंडिया पर। हम हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे वीर योद्धा, वीरांगनाओं और ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवनी और कथा को बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके इतिहास को मुगलों और अंग्रेज़ों ने छुपा दिया अपनी कायरता को छुपाने के लिए। ये मेरा नया सीरीज़ है, जिसमें मैं उन फ्रीडम फाइटर्स की जयंती पर उनके देश के लिए किया गया योगदान और बलिदान बताने जा रही हूँ। मैंने अपने बहुत से वीडियो में ऐसे लोगों की वीरता भरी कहानी को बताया है, जिनका बलिदान इस देश के लिए बहुत ज़्यादा है, पर आज उनके नाम तक भी कोई नहीं जानता। आप उन वीडियो को प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। बाल गंगाधर तिलक ने ऐसे मुहूर्त में जन्म लिया जिसके अगले वर्ष ही आज़ादी का नगाड़ा हिंदुस्तान में बज गया। मालूम होता है कि वह इस विश्व में 23 जुलाई 1856 को कोई संदेशवाहक बनकर आए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद तीसरे दशक के कांग्रेस संस्था का निर्माण हुआ, जो बल और ओज प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने दिखाया उससे कोसों दूर गतिविधियों पर अवलंबित कांग्रेस नौकरी से अवकाश प्राप्त लोगों को जमघट था। इस जमघट को बाल गंगाधर तिलक जैसे वीर लड़ाकू मिले। वह सीधी सादी जोरदार भाषण में अपने हृदय के उद्गारों को प्रकाश में लाते थे, जो उन्हें और उनके साथियों को एकाकार कर देने में समर्थ थे। उनके शब्दों में स्वर या तार की तड़प नहीं होती थी, बल्कि हृदय की तड़प होती थी, जो जनता को कर्तव्य के लिए व्याकुल कर देती थी। वह नपे तुले शब्दों से ही परिस्थिति का आकार उपस्थित करने में स्वयं सिद्ध थे। श्रोताओं को अनुभव होने में विलंब नहीं होता था कि विदेशी शासन के नीचे रहना सबसे बड़ा पाप है और प्रत्येक भारतीय कर्तव्य है कि वह देश की पराधीनता को चुनौती देने के लिए प्राणों की बलि के लिए आगे बढ़े। इनका राजनीतिक जीवन पूना में स्थापित न्यू फॉर्ग्यूस कॉलेज में 1888 में शुरू होता है। 20वीं सदी के प्रारंभिक 2 दशक तक कांग्रेस साधारण जनता जनार्दन की संस्था नहीं थी, केवल रईसों, डॉक्टर, वकीलों का संगम था। लेकिन सर्वसाधारण की तरफ उनका ध्यान सदैव लगा रहता था। जनता को शिक्षित करना आवश्यक समझ तक तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा संस्था का निर्माण किया। अतः दक्षिण शिक्षा समिति और फॉर्ग्यूसन कॉलेज में 1890 तक सेवा करते रहे। और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म की कृति को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। उन्होंने इतना ही पर्याप्त ना समझकर 2 समाचार पत्रों का भी संपादन करना शुरू किया, पहला केसरी और दूसरा मराठा। वह एक महान दार्शनिक और विद्वान पुरुष थे। अपने अवकाश में गणित और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते थे। उनकी विद्वानता से यूरोप के मैक्स मूलर जैसे विद्वान अछूते नहीं रहे। इन्होंने भागवत गीता जैसे महाकाव्य की टीका लिखी, जिसका नाम गीता रहस्य पड़ा, जिसका विश्व के 20 से भी अधिक भाषाओं में अब तक अनुवाद किया जा चुका है। उनकी ऑट्रायन और आर्कटिक होम ऑफ द वेदांत पुस्तक विश्व में अनुपम भेंट है। शिवाजी महाराज की स्मृति को भी फिर से ताज़ा करने का श्रेय तिलक को ही है। सारे महाराष्ट्र में
शिवाजी जयंती मनाए जाने लगी, जिनमें उत्सव के साथ साथ सभाएं भी होती थी। पहली ही सभा में दक्षिण के मुख्य मराठा राजा और जागीरदार आदि आते थे। इस अवसर पर अपना दिया हुआ भाषण केसरी में प्रकाशित किया। उस लेख के मुख्य अंश को देखिए। क्या शिवाजी ने अफजल खां को मारकर कोई पाप किया? इस प्रश्न का उत्तर महाभारत से मिल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने गुरु तथा संबंधियों को मारने की आज्ञा दी। यदि कोई मनुष्य परार्थ बुद्धि से कोई हत्या भी कर डाले तो उस पर उसका दोष नहीं लग सकता। शिवाजी ने अपना पेट भरने के लिए अफजल को नहीं मारा था। उन्होंने दूसरों की भलाई और अच्छे उद्देश्य से अफजल खां की हत्या की थी। यदि चोर हमारे घर में घुस आए और हम में उनको पकड़ने की शक्ति ना हो तो हम बाहर किवाड़ बंद कर देंगे और उन्हें जिंदा जला डालेंगे। इसे ही नीति कहते हैं। ईश्वर ने विदेशियों को हिंदुस्तान में राज्य का पट्टा लिखकर नहीं दिया है। श्री शिवाजी ने जो कुछ किया वह यह था कि उन्होंने अपनी जन्मभूमि पर विदेशियों की राज्य शक्ति हटाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने इस प्रकार किसी पराई चीज पर दखल करने की चेष्टा नहीं की। एक कुपमुड़ुक की भांति अपनी दृष्टि को संकुचित मत बनाओ। भारतीय दंड विधान से यह सबक मत डालो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके विपरीत गीता के भव्य वायुमंडल में चले आओ और महापुरुषों के आचरण को विचार करो। इस लेख के लिए 18 महीनों की कड़ी सजा हुई। सरकार की नीति भारतीयों की मांगों के प्रति बड़ी ही उदासीन थी। इसकी नीतियों के चारों तरफ वातावरण में असंतोष व्याप्त था। सरकार जाति भेद को बढ़ावा दे रही थी। विभाजन और शासन की नीति का सहारा सरकार ले रही थी। सरकारी आतंक का प्रदर्शन नौकरीशाही कर रही थी। तिलक का अंग्रेजों की न्यायप्रियता और राजनीतिक शिक्षावित्ति से विश्वास नहीं था, बल्कि उनकी आस्था आत्मनिर्भरता में थी। उन्होंने अपने सबसे पहले नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। इन्हें इस बात से घृणा थी कि अंग्रेजों से भीख मांगा जाए। सुधारों के लिए केवल भीख मांगना, प्रार्थना करना स्वदेशी लोगों के लिए अनुपयुक्त समझते थे। इन्हीं सिद्धांतों के कारण 1907 में सूरत में कांग्रेस विभाजित हो गई। 1917 में मांडले जेल से 6 वर्ष बाद वापस आते ही फिर होम रूल आंदोलन में जोरों से काम करना शुरू कर दिया। इनके सहयोगियों में लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, तीनों बाल पाल लाल के नाम से जाने जाते थे, अरविंद घोष तथा बहुसंख्यक लोग थे। एक समय की बात है जब वह गिरफ्तार किए गए। उनका पुत्र मृत्युशैया पर था और वह लेख पूरा करने में व्यस्त थे, जिसे किसी समाचार पत्र में तुरंत छापना था। एक बार उन पर राजद्रोह लेख के लिए मुकदमा चल रहा था और उनसे कहा गया कि यह कह दें कि वह लेख उनका नहीं है, पर उन्होंने बिल्कुल ऐसा करने से इनकार कर दिया। केवल अपने लेख के लिए इतना भी अदालत में कह देते कि मुझसे गलती हुई है तो भी उन्हें सजा नहीं होती, पर उन्होंने सदा जज को ललकारा। अपने कर्तव्यों पर हमने जो सही समझा वही किया। तुम्हें अधिकार है मुझे जेल देने का, तो दो। सजा सुना दी गई और जेल चले गए। लोकमान विशेषण जनता ने अपनी तरफ से उनको दिया था, वह राज्यमान नहीं बने। लोकमान जनप्रिय होने का स्रोतक है। बंगाल के क्रांतिकारी नेता खुदीराम ने बम का धड़ाका अंग्रेजों पे किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने केसरी में संपादक लिखा। 1908 में इस लेख के लिए 6 साल का कारावास मिला। आज हम आज़ाद भारत में मस्ती की निद्रा में हैं, पर वे भारत के वीर ऐसी घड़ी में इन बातों को कहते थे और लिखते थे जब केवल वंदे मातरम शब्द मात्र कहने से बंदी बना लिया जाता था। स्वतंत्र भारत में किसी चिन्ह को लगा लेना एक जुर्म था और न्यायालय से सजा हो जाती थी। ऐसी घड़ी में क्रांतिकारी होना एक अन्य लोक की बात मालूम पड़ती है। ऐसे महान क्रांति के जनक अपने व्यक्तित्व को अमर रूप देकर अपने शहादत की वसीयत हम भारतीय को ही नहीं बल्कि
संपूर्ण मानव जाति के बीच रख गए। पर वह शरीर का ढांचा जिसमें ऐसे व्यक्तित्व को ढाला गया था, तो प्रेरणा स्वरूप साचा हजारों हजार को बना गया, जिससे जनसाधारण से लोग असली कतार में आए, देश हित जिए और देश हित खूनी फव्वारों से होली खेल गए। 1 अगस्त 1920 को इस संसार से तिलक ने विदाई ले ली। लोकमान्य तिलक नश्वरता का जामा छोड़कर अमरता का जामा पहनकर चले गए। मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ बाल गंगाधर तिलक जी का। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें, जिससे मेरा मनोबल बना रहे। ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीरता की गाथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका वीरता भरा इतिहास अनसुनी कहानी बनकर रह गया है, तो उनके नाम और उनके बारे में नीचे ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।